हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स में लेक्चर नंबर 106 कंडक्टर वाला पार्ट थोड़ा सा रह गया था, तो उस कंडक्टर वाले पार्ट पे देखते हैं और फिर आगे एक्सरसाइज शीट डिस्कस करते हैं। तो कंडक्टर के अंदर क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कंडक्टर के अंदर हमें जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी कंडक्टर अगर है तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है उसके अंदर की ओर, और ना ही कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, नहीं होगी इनसाइड, अंदर की ओर जो है। फिर ये था कि कंडक्टर की सरफेस से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर निकलती है। ठीक है, और कंडक्टर की सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, की कंडक्टर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगला है कि कंडक्टर की सरफेस पे जो प्रेशर लगता है वो प्रेशर लगेगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर अगला ये है कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ई डॉट डी आर या डी एस का इंटीग्रेशन का नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस का विभवांतर था। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी वैल्यू, ई की वैल्यू जीरो होने की वजह से जीरो, मतलब पोटेंशियल जो होता है इसके अंदर कांस्टेंट होता है। तो ये हम कंडक्टर की प्रॉपर्टीज एक्चुअल में हम देख चुके हैं सारी की सारी, कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, और सरफेस पे जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, प्रेशर किसी पार्ट पे सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कंडक्टर के अंदर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। ये कंडक्टर के अंदर हमने प्रॉपर्टीज देख चुके हैं। अब इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चन है कंडक्टर पे, वो कुछ क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें दो प्लेट दे रखी है और उन पे चार्ज कैसे रहेगा वो बताना है। कि इस प्लेट पर चार्ज Q1 है, सामने वाली जो प्लेट है कंडक्टर प्लेट है, चार्ज Q2। कंडक्टर इसलिए थोड़ा मोटा बनाया, वरना शीट है बिल्कुल एक। तो ये दोनों कंडक्टर है, शीट है। अब यहां पे इन पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो बताना है। कि किधर सरफेस पे चार्ज कितना आएगा वो बताना है, कि इधर वाले पे कितना है, इधर वाले पे कितना है, इन पे चार्ज कितना कितना आ रहा होगा वो हमें कैलकुलेट करके बताना है, देखना है कितना है। तो हमें पता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, तो इसी चीज को हम काम में ले रहे हैं, और इस चीज को काम में लेते हुए यहां पर हम चार्ज कैसे आएगा वो लिख रहे हैं। तो देखो, कंडक्टर के अंदर मतलब ये पॉइंट ले लिया ए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम जीरो बोल देंगे। कंडक्टर के अंदर ये पॉइंट ले लिया बी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम जीरो ले लेंगे, क्योंकि हमें कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, पूरे कंडक्टर की वजह से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और एक परत की वजह से, एक लेयर की वजह से, नॉन कंडक्टिंग की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमने ये बोल दिया कि इसके एक लेयर पे दो सरफेस है ना, तो इधर वाली लेयर पे चार्ज बोल दिया हमने Q, तो इस पे बाकी बचा हुआ चार्ज हो गया Q1 माइनस Q इधर वाले पे। ये थिकनेस कुछ नहीं है, ना के बराबर है, बिल्कुल एक कंडक्टिंग लेयर है, लेकिन कंडक्टर में दो सरफेस माननी पड़ती है इसलिए दो ले ली है। इस पे चार्ज कुछ Q1 ले लो, इस पे चार्ज है कुछ Q1, और बाहर चार्ज है Q2 माइनस Q1, ये चार्ज है ऐसे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो ए पर है वो कितना होना चाहिए, जीरो, कंडक्टर के अंदर है ना, अंदर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस लेयर की वजह से, इस परत की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज पॉजिटिव मान के लिख रहे हैं, नेगेटिव होगा तो अपने आप डायरेक्शन बता देगा उसका। तो इस लेयर की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर, सही है, इस लेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया इस चार्ज की वजह से। चार्ज की एक परत है, पूरा कंडक्टर नहीं है, अब इधर इधर डिवाइड कर दिया, तो एक परत की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा कितना बोलेंगे, Q बाई एरिया। एक सरफेस का एरिया लिखना है अब, तो एक सरफेस का एरिया A है, तो Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सही। इधर वाली लेयर की वजह से A पर इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ आएगा, इधर की तरफ, कितना, सीधा लिख दो अब,
Q1 माइनस Q1 माइनस Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से भी इस पर इधर ही आएगा, कितना आएगा Q1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगा, ये आ गया कितना Q2 1 क्यों बोल रखा है 2A Q2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। नीचे लिख दिया है, ये लिखा हुआ है इसी की वजह से, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। अब हमें इस पूरे को क्या करना है, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए ए पर। तो ए पर पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब उधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है। अब देखो बराबर कर रहे हो तो सब में नीचे की ओर 2A एप्सिलॉन नॉट है, ए गायब कर दिया इधर सब में से, जबकि सब में ए है, ठीक है ना। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है और सिग्मा की जगह लिखा हुआ है Q बाई ए। अब ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ए पर जीरो है मतलब उधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर करेंगे, सब में 2A एप्सिलॉन नॉट नीचे है वो कट जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि उस साइड वाला चार्ज जो है ये इधर वाले के बराबर। अब इसको अगली बार से फिर ये भी बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो हम बोल सकते हैं कि इधर वाला चार्ज इधर वाला पूरा चार्ज बराबर। यही तो दिख रहा है रिजल्ट, ये एक्चुअल में चार्ज इधर था पूरा, इसके इधर चार्ज ये रहा एक, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, ये और उधर वाले चार्ज के बराबर। तो इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है शीट में, तो शीट में बोल सकते हैं इधर वाला चार्ज बराबर बोल दो, आ जाएगा। तो यहाँ से देखो अब क्या रिलेशन दिख रहा है कि Q1 प्लस Q2 और कैंसिल कुछ हुआ क्या, Q2 कट गया, ये आ गया 2Q1, तो Q1 आ गया Q1 प्लस Q2 बाई 2, ये चार्ज आ गया Q1। बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दो, सीधा लिख दो अब रिजल्ट है। अगर मैं बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना चाह रहा हूं तो इन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, वैल्यू होगी Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा क्योंकि इस शीट की वजह से तो पॉइंट इधर है ना, इस तरफ आएगा, वैल्यू होगी Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। जीरो करना है तो दोनों बराबर होंगे और बराबर होंगे तो सीधा चार्ज बराबर कर दो कि इसके इधर चार्ज है इधर चार्ज बराबर है, तो Q1 प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 बराबर दूसरी तरफ Q2 माइनस Q2। तो देखोगे तो Q1 कट गया और स्मॉल q1 कट गया, Q1 की वैल्यू आ गई, Q2 माइनस Q1 आ गया एक तरफ बड़ा वाला और 2Q2 एक तरफ आ गया। Q2 की वैल्यू हो गई Q2 माइनस Q1 बाई 2, आ गए Q1 Q2। तो फाइनली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया Q1, ये रहा Q1 प्लस Q2 बाई 2। फिर इधर Q1 माइनस Q1 मतलब Q1 माइनस स्मॉल q1, इसको डिफरेंस करना है Q1 के साथ, यही करना ना इसके लिए। तो ये जब Q1 माइनस ये वैल्यू करेंगे तो 2Q1 माइनस Q1 एक Q1 रह गया और माइनस का Q2 रह गया, नीचे 2 रह गया। जब इसकी वैल्यू लिख रहे हैं तो इसकी वैल्यू ये, ठीक है, ये डिफरेंस लिया है। और Q2 की जो वैल्यू है सामने वाला चार्ज, ये Q2 की वैल्यू ये रही Q2 माइनस Q1 बाई 2, इधर बाकी बचा हुआ चार्ज, तो इसमें से टोटल चार्ज में से ये हटा दो। तो ये जब Q2 हटाओगे, Q2 में से Q2 बाई 2 हटाओगे तो Q2 बाई 2 आधा रह जाएगा, इसमें से ये माइनस वाला चार्ज हटाओगे तो प्लस वाला चार्ज रहेगा। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया यहाँ पे। रिजल्ट क्या दिख रहा है कि आमने सामने वाली सरफेस पे जो चार्ज है वो इक्वल भी है, मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन वाइज अपोजिट भी है, कि इस पर चार्ज इक्वल अपोजिट। बाहर वाली सरफेस पे चार्ज क्या दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। तो आउटर सरफेस पे चार्ज बराबर है, इनर पे इक्वल एंड अपोजिट है। ये फाइनली इसमें रिजल्ट अपना आया। दूसरा लें, अब 3 प्लेट लेके ट्राई करते हैं जरा, यही आता है क्या। तो अगले में 3 प्लेट है, इस पे चार्ज Q1 है, Q2 है, Q3 है। अब चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो निकालना है। इधर ले लो Q1
बाकी बचा हुआ इधर ले लो Q1 माइनस Q1, इधर ले लो Q2, ये आ गया Q2 माइनस Q2, Q3 माइनस Q3। तो Q1 पूरे चार्ज बताने, हर एक सरफेस पे चार्ज कितना है। तरीका सेम है कि ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, चालक कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। यहाँ पर कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ पे कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, बस ये तो करना है, कर दें 0। क्या पूरा लिखें इस बार या सीधा लिख दें कि अगर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करना है तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर Q/2A∁0। इन सभी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर Q/2A∁0। तो 2A∁0 कॉमन आके कट जाएगा, रहेगा इधर वाला चार्ज बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब A पर 0 कर रहे हैं तो वहां से रिलेशन आ गया कि इधर वाला चार्ज इधर वाले चार्ज के बराबर है। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो दिखेगा Q2, लिख दूं सीधा, इधर वाले चार्ज के बराबर ना, और इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना है, Q3। तो इधर ले गए तो 2Q1, तो Q1 की वैल्यू आ गई Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाय 2। मतलब इस सरफेस पे तो जो चार्ज है सबको जोड़ दो, उसका आधा कर दो, उतना सही है। ये है ऐसे बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कर दो, बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करने का मतलब फिर से वही है कि इधर वाला चार्ज इधर वाले चार्ज के बराबर। अब इधर वाले चार्ज देखेंगे तो ये दोनों जुड़ के Q2 ही हो जाएगा, Q1 हो जाएगा, ये दोनों प्लस एक रह जाएगा Q2। इधर वाले पार्ट में ये चार्ज है और ये दोनों को जोड़ के लिख दोगे Q3, सही। तो यहां से 2Q2 इधर आया, बाकी इधर आए Q2 प्लस Q3 माइनस Q1 और बाय ये चार्ज आ गया। तो ये जो चार्ज है ये आ गया इन दोनों का तो समेशन और इसका डिफरेंस बाय 2। ऐसे ही सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करते हैं, सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करने के लिए फिर से इधर वाला चार्ज बराबर कर दो। तो सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करेंगे, इधर चार्ज है दोनों मिला के Q1, ये दोनों मिला के Q2, इधर एक Q3 रह गया और इस तरफ रह गया Q3 माइनस Q3, सही है। अब इसको इधर ले लो, सॉरी इन दोनों को इधर लेना पड़ेगा। तो Q3 माइनस Q1 माइनस Q2 बराबर 2Q3 डिवाइड बाय 2। ये चार्ज आ गया। अब देखो हम पहले जो बोल रहे थे वो रिजल्ट यहाँ पे भी है। क्या बोल रहे थे कि आमने सामने वाली सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट है, बाहर वाले पे बराबर है क्या बराबर, जरा देखते हैं। तो Q1 की वैल्यू है सबका समेशन बाय 2, इस पे था टोटल Q1 हटाएंगे, इसमें से ये हटाना है, इसमें से ये हटाएंगे तो ये Q1 बाई 2 आधा बच जाएगा, तो ये तो पॉजिटिव बच जाएगा, हटाएंगे तो ये दोनों नेगेटिव बच जाएंगे, सही है क्या, है ना। अब सामने वाले सरफेस पे चार्ज जो है वो Q2 है और इसके हिसाब से जो अपन पहले बोल रहे थे उसके हिसाब से क्या दिखना चाहिए कि इसका अपोजिट है क्या, इस सरफेस पे चार्ज Q2 की वैल्यू ये है क्या, है। तो आमने सामने वाले सरफेस पे इक्वल अपोजिट भी आ गया। अब इसमें से Q2 हटा दो, इधर वाले सरफेस पे आएगा, तो Q2 हटाएंगे तो Q2 में से, सॉरी इसमें से ये हटाना है, Q2 में से ये हटाएंगे तो Q2 बाई 2 आधा बच जाएगा, ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, घटा रहे ना इसलिए ये आ गया सरफेस पे। इस सरफेस पे चार्ज Q3 लिया था, ये इसका अपोजिट होना चाहिए, जरा पहले अपोजिट ही बना देते हैं कि Q1 प्लस का होना चाहिए, Q3 प्लस का होना चाहिए, Q2 नेगेटिव होना चाहिए, बाई 2 होना चाहिए, Q3 प्लस का, यही है क्या, उल्टा लिख दिया, कहीं गड़बड़ हो गई नहीं, हाँ ये माइनस का था, प्लस का हो जाएगा ना, डिफरेंस लेंगे तो ये माइनस का है, और ये है क्या Q1 Q2 नेगेटिव Q3, सही है। आउटर सरफेस पे चार्ज इक्वल होना चाहिए, तो ये Q3 में से ये डिफरेंस लेना है,
डिफरेंस लेंगे तो Q1 नेगेटिव है, डिफरेंस लेंगे तो पॉजिटिव बन गया, Q2 डिफरेंस लेंगे तो पॉजिटिव बन गया, Q3 में से Q3 हटा रहे हैं तो Q3 में से Q3/2 हटा रहे हैं तो Q3 आधा बच जाएगा। मतलब इस शीट के टाइम पर सीधा रिजल्ट अगली बार से ये लगाना है कि आमने सामने वाले सरफेस पे चार्ज इक्वल होता है, आउटर सरफेस पे चार्ज, सॉरी, आमने सामने वाले सरफेस पे चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होगा, आउटर सरफेसेस पे चार्ज सेम रहेगा, ये रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कंडक्टर जब भी शीट दे दी तो है। क्या ऐसा ही स्फेयर में भी होगा? तो हमें कॉन्सेंट्रिक सेम सेंटर वाले कुछ कंडक्टिंग स्फेयर दे रखे और उनकी वजह से हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, चार्ज कैसे कैसे बटेगा उनमें वो बताना है। ये एक दे रखा है, मोटा इसलिए बना दिया क्योंकि कंडक्टर है, दो सरफेस दिख जाए। दूसरा ये है, तीसरा बाहर एक और। चार्ज कैसे बटेगा इनमें वो बताना है। इस पे टोटल चार्ज दे रखा है Q1, इस पे टोटल चार्ज Q2, इस पे टोटल चार्ज Q3। टोटल चार्ज अंदर इसीलिए एरो बना रहा हूं, अंदर नहीं है, टोटल चार्ज है वो Q1 Q2 Q3। अब यहां पे भी वही चार्ज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आसपास वाले को देख के। तो इसके अंदर वाली सरफेस पे चार्ज Q1 लिया, बाहर वाली सरफेस पे बाकी बचा हुआ हो गया। इस वाली सरफेस पे Q2 ले लिया, बाकी बाहर वाली सरफेस पे 2Q माइनस Q2 हो गया। इसके अंदर वाले सरफेस पे Q3, बाकी बचा हुआ चार्ज Q3 माइनस Q3 हो गया। सही है। करना क्या है, वही कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो होता है तो A, B, C पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड A पर जीरो है, ठीक है। अब A पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो अगर है तो सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के जीरो करें, या दूसरा सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के बजाय गॉस लॉ लगा दो, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था ना। तो गॉस लॉ लगाया, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए बराबर Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर A पॉइंट पर, B पॉइंट पर, C पॉइंट पर अगर गॉस लॉ लगाएंगे तो E की वैल्यू तो जीरो ही है, तो ये जीरो आया, इसका मतलब इनसाइड जीरो है ना। तो यहां पर पहले वाले में तो क्या दिख रहा था, इधर और इधर चार्ज बराबर जीरो करने के लिए, लेकिन इसमें क्या दिख रहा है कि अंदर का चार्ज जीरो। तो अंदर का टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए कि इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज जीरो, ठीक है। तो इनसाइड E बराबर जीरो, इसलिए Q इनसाइड जीरो आएगा। तो A पॉइंट पर क्या दिख रहा है, इनसाइड चार्ज जीरो करना है। अब इनसाइड चार्ज कितना है, A के अंदर केवल और केवल Q1 है, तो Q1 बराबर जीरो आ गया। मतलब अंदर वाली सरफेस पे चार्ज ही नहीं है, सेंटर पे कुछ रख देते तो आ जाता। कितना आता, ये Q है तो अंदर माइनस Q आता, ठीक। B पर जीरो करने के लिए वही B के अंदर चार्ज कितना होना चाहिए, जीरो। तो B वाली सरफेस के अंदर चार्ज जीरो। तो B के अंदर चार्ज क्या है, ये दोनों मिला के तो Q1 और खुद Q2 मिला के जीरो। तो Q2 की वैल्यू आ गई Q1 के बराबर माइनस। अब ऐसे ही C पर भी यही है कि यहां पर अगर हम गॉस लॉ लगाएंगे तो इस पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो Q इनसाइड जीरो होना चाहिए फिर, तो Q इनसाइड इसके जीरो करना है। इसके अंदर चार्ज क्या क्या आ गया, पूरा Q1 आ गया, ये दोनों मिला के पूरा Q2 आ गया, और इसका केवल Q3 आया और बराबर जीरो। तो Q3 की वैल्यू आ गई Q1 प्लस Q2 बाई टू का, सॉरी बाई टू नहीं, Q1 प्लस Q2 का नेगेटिव, ये आ गया। तो देखो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अंदर वाली सरफेस पे कोई चार्ज नहीं आया, पूरा पूरा बाहर वाली सरफेस पे गया। इसके अंदर वाली सरफेस पे जो चार्ज आया Q2, उसकी वैल्यू है माइनस Q1। इसकी बाहर वाली सरफेस पे जो चार्ज आया वो आ गया कितना, बाकी बचा हुआ Q2 माइनस Q1, माइनस ये वाला, ये ना कि Q2 में से इसका डिफरेंस लेना जो खुद नेगेटिव है, तो डिफरेंस लेंगे तो ऐड हो गया, या दोनों को ऐड करने पर Q2 आना चाहिए, आया। आउटर वाला जो है
उसके सामने वाले सरफेस पे Q3 ये रहा, आउटर सरफेस पे क्या होगा, बाकी बचा हुआ, तो Q3 तो पूरा ही बचा हुआ है, ये नेगेटिव और आ गया तो पॉजिटिव हो गया। अब देखो यहां पर भी वही सिचुएशन है कि आमने सामने वाले पे इक्वल एंड अपोजिट है। अब यहाँ पे आउटर तो एक ही है ना, तो आउटर पे उसमें तो बराबर बोले थे, लेकिन आउटर एक ही है इसमें, तो आउटर पे जो भी चार्ज आएगा वो आ जाएगा, अंदर वाले पूरे चार्ज के बराबर एक तरह से हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा जब एक ही सेंटर वाले होलो स्फेयर रहेंगे कंडक्टर। तो अब एक क्वेश्चन रहता है कि इनमें से किसी एक को ग्राउंड कर दें, ग्राउंड कर दें तो अब क्या होगा, तो ग्राउंड का मतलब होता है पोटेंशियल जीरो करना, चार्ज जीरो करना नहीं होता। तो अगर किसी एक को ग्राउंड कर देंगे तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो, दो सरफेस है इनर और आउटर, लेकिन ऐसे बना दिया, जरूरत बनाई पड़ेगी दोनों बना देंगे। अब किसी एक को ग्राउंड कर दिया, मान लो बीच वाले को ले लेते हैं। ग्राउंड करने का मतलब ये है कि इसका पोटेंशियल हमने जीरो कर दिया। अब चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो देखो अंदर वाले को तो ग्राउंड किया नहीं, अंदर वाले पे कोई चार्ज में चेंज नहीं होगा, दोनों पे मिला के। आउटर वाले पे कोई चार्ज चेंज नहीं होगा, इस पे जो भी पहले चार्ज दिया था वो चार्ज नहीं रहेगा, कुछ चार्ज बदल जाएगा। बात समझ में आ गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले की जैसे ही रहेगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, कंडक्टर के अंदर इसका तो पोटेंशियल भी जीरो है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने के लिए अंदर चार्ज नहीं होना चाहिए, तो अंदर वाले सरफेस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, आउटर सरफेस पे आएगा। फिर यहां पर भी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने के लिए गॉस लॉ लगाएंगे, तो अंदर वाला पूरा चार्ज जीरो करना है, तो सामने वाले सरफेस पे चार्ज माइनस क्यू बना जाएगा, बाकी आउटर पे बच जाएगा, इसके सामने वाले पे इक्वल अपोजिट आ जाएगा। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन तो वो सही वैसा ही है। हमें तो ये चाहिए कि ये Q2 कितना है, अब हमें ये चाहिए कि ये Q2 की वैल्यू कितनी है। तो इसका मतलब पोटेंशियल जो दो सरफेस का है उसको जीरो करना है। अब अंदर चाहे चार्ज यहाँ हो, टोटल चार्ज Q की वजह से आउटसाइड पोटेंशियल हम लिखते हैं। Q1 की वजह से पोटेंशियल लिखोगे, खुद की वजह से लिखोगे और तीसरे की वजह से लिखोगे, और सबका पोटेंशियल मिला के जीरो करना है। तो इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल इसकी सरफेस पे, तो इसकी वजह से बाहर पॉइंट है, और किसी भी स्फीयर के बाहर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है KQ/R। इनको ABC बोल दो, जरूरत पड़ेगी इसकी। तो यहां पर पोटेंशियल खुद की वजह से हो गया, बाहर वाले रेडियस KQ/R। इसके खुद की सरफेस पे पोटेंशियल निकालना, तो सरफेस पे पोटेंशियल हो गया KQ/R, खुद की रेडियस। इसकी वजह से पोटेंशियल आ गया, अंदर पॉइंट है, तो किसी होलो स्फीयर के इनसाइड पोटेंशियल कितना होता है, जितना सरफेस पे होता है, और सरफेस पे कितना होगा KQ/रेडियस। इसकी वजह से तो बाहर पॉइंट, इसकी वजह से ये बाहर वाला पॉइंट है, तो पोटेंशियल हो गया KQ/r, और r b। इसके सरफेस पे ये पोटेंशियल, तो KQ/रेडियस। इसके अंदर पोटेंशियल है, तो जितना सरफेस पे होता है उतना ही होता है, तो KQ/रेडियस, खुद की रेडियस बराबर जीरो। K कट गया, तो Q2 डैश की वैल्यू आ गई -Q1/b -Q3/c, और b इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो Q2 डैश की वैल्यू आ गई -Q1 माइनस बाहर ले लिया Q3b/c। तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम निकाल पाएंगे। अब इसको ग्राउंड कर देते तो यहाँ का पोटेंशियल लिखते जीरो, इसको ग्राउंड कर देते यहाँ का पोटेंशियल जीरो लिखते। तो इस तरह से चार्ज जिसको भी ग्राउंड किया उसका बदल जाएगा, बाकी तो वैसे के वैसे ही है। यहाँ पे चार्ज कंजर्व होता है ना, तो यहाँ से चार्ज कहीं गया ही नहीं, टोटल चार्ज तो इतना ही है, इस पर भी इतना ही है, इसका चार्ज फ्लो हो गया। ठीक है, तो ये हो गया कंडक्टर वाला पार्ट। अब जो भी बाकी रिमेनिंग है, मतलब अब एक्सरसाइज शीट जो है वो हम डिस्कस करेंगे स्टेज 1। तो आगे बढ़ते हैं, स्टेज 1 के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रखा है कि दो मेटेलिक स्फेयर है, सेम मास है, इक्वल और अपोजिट चार्ज उनको दे दिया, तो उसमें क्या होगा, कंडीशन क्या होगी कि दोनों बिल्कुल सेम मास के थे और इक्वल और अपोजिट चार्ज दे दिया, तो जिस पे नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आए होंगे कहीं ना कहीं से, तभी चार्ज नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो निकलता नहीं है, प्रोटॉन तो निकलेंगे नहीं। तो इलेक्ट्रॉन आए इस पे, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज आया उससे इलेक्ट्रॉन गए, क्योंकि फ्लो इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, प्रोटॉन का नहीं होगा, वो लिक्विड के अंदर हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज जो है उसका मास तो बढ़ जाएगा, द मास ऑफ द नेगेटिव चार्ज। तो तीसरा हो जाएगा कि नेगेटिव चार्ज जिस पर है उसका मास थोड़ा बढ़ गया, पहला। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रखा है कि जब किसी बॉडी को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अर्थ से बॉडी पर आ गए, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के आए, तो कैसा चार्ज हो गया इस पे, नेगेटिव। ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया, नेगेटिव चार्ज अर्थ में फ्लो हो गए, तो अर्थ में नेगेटिव चार्ज फ्लो हो गए तो इस पे चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फोर्थ में बोल रखा है कि एक मेटेलिक पार्टिकल है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, एक फाइनाइट मेटेलिक प्लेट के पास रखा हुआ है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, तो पार्टिकल पे क्या होगा। तो देखो, फाइनाइट मतलब कुछ निश्चित लंबाई की है, और इसके पास एक रख दिया छोटा सा अनचार्ज। अब इसके चार्ज की वजह से, मान लो पॉजिटिव चार्ज इस पे है, तो इसके पास वाली सरफेस जो कि इस पे नेगेटिव आएगा चार्ज, दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज आएगा, चार्ज इंड्यूस्ड हुआ। उस इंड्यूस चार्ज की वजह से क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होगा, लेकिन थोड़ा दूर है इसलिए ये थोड़ा कम होगा और ये थोड़ा ज़्यादा होगा, तो ओवरऑल अट्रैक्शन होगा। अगर ये फाइनाइट है, निश्चित है, और अगर ये इनफाइनाइट होती है, नॉन कंडक्टिंग है, एक जैसा ही चार्ज है हर जगह, तो इसकी वजह से क्या होता है कि चार्ज तो होता, लेकिन इस वाले पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बराबर बराबर चार्ज आया, बराबर बराबर फोर्स होता, और ये रुका रहता, ये कंडीशन होती। तो फाइनाइट में नहीं रुका रहेगा, इनफाइनाइट में रुका रहेगा। क्वेश्चन था फोर्थ के बाद फिफ्थ में बोल रखा है कि दो चार्ज है, 1 और 9 के, सेपरेशन है उनके बीच में 1 मीटर का, तो कहाँ पे चार्ज रखें ताकि उस पर क्या रहे, फोर्स 0 रहे। तो पहले अपन निकाल चुके हैं कि अगर ये Q1 है, ये Q2 है, R डिस्टेंस है, तो यहाँ कहीं X डिस्टेंस पे रखो। चार्ज छोटा है तो छोटे वाले के पास रखना है, बड़े वाले से दूर होगा ताकि इफेक्ट बराबर हो सके, तो छोटे वाले के पास होना चाहिए। तो X की वैल्यू, Q1 कम है तो X की वैल्यू कम आनी चाहिए, तो Q1 पे डिपेंड करनी चाहिए। ये डिस्टेंस थी, इतने डिस्टेंस पे रखो, रुका रहेगा। या तो पूरा डेराइव कर लो, या याद है तो उसके हिसाब से लिख दो। मान लो इस तरह से थोड़ा बहुत याद है, जैसे मेरे को पूरा याद नहीं है, थोड़ा सा याद था, तो मैंने क्या किया कि चार्ज कम है तो इससे डिस्टेंस भी कम होना चाहिए ताकि फोर्स बराबर हो सके, तो Q1 के प्रोपोर्शनल दिखना चाहिए। अब Q1 किसको ले लिया, Q1 1 को ले लिया और इसको 9 ले लिया, तो R √1 बाय √1 प्लस √9 ऐसा बनेगा। R की वैल्यू है 1 मीटर, 1 मीटर ही है ना, ठीक है। तो यहां से √9 हो गया, 3 + 1 4, 1/4 0.25 पहले चार्ज से, तो 1 से 0.25, तो दूसरे से कितना हो गया 0.75, एक से इतना हो गया, दूसरे से 0.75, तो दोनों ही सही है, पहला और दूसरा, मतलब तीसरा ऑप्शन हो गया इसमें। इसके बाद 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रखा है कि दो चार्ज जो है वो हवा में रखे हुए हैं और उनके बीच में इतना फोर्स है, अब उनको एक ऑयल के अंदर रख दिया, अब जो फोर्स है वो इतना हो गया। तो जब हवा में रखे हुए हैं तो वहां पे फोर्स K के बजाय ऐसे लिख दो, तो इस फोर्स की वैल्यू तो बोल रखी है 10⁻⁻⁴। अब जब उस ऑयल के अंदर रखा तो फोर्स हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई R²। और ये देखोगे तो 1/एप्सिलॉन R नीचे रखा हुआ है, बाकी ये यू की 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाई एप्सिलॉन R ये, और ये किसके बराबर है,
ये दे रखा है 0.25 इंटू 10⁻⁻⁴, -4 में बदल दिया उसको, तो ये कट गया आपस में, ये 1/4 हो गया, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू आ गई 4, तो 4 है एप्सिलॉन आर की वैल्यू। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। अब इस वाले क्वेश्चन में बोल दिया कि एक शीट है, नॉन कंडक्टिंग है, तो चार्ज जो है जैसा का है वैसा का वैसा ही रहेगा सिग्मा, और दो छोटे पीस दे दिए x और y, जैसे ये था, तो x और y दो छोटे पीस, लेकिन अब यूनिफॉर्म है, तो यही बोलना है कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे σ/2 एप्सिलॉन नॉट, σ/2 एप्सिलॉन नॉट, σ/2 एप्सिलॉन नॉट, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। चार्ज जरूर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, माइनस प्लस इस शीट की जैसे। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इसके का 0, इस पर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स 0, चार्ज इंड्यूस हो गए, लेकिन आपस में तो छोटे से पार्ट है ना, तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में ज़्यादा अट्रैक्शन, इसके नेगेटिव नेगेटिव के बीच में कम रिपल्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में कम रिपल्शन, तो ओवरऑल यहाँ पे एक दूसरे को ये खींच रहे होंगे, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो आपस में रहेगा, लेकिन इसके साथ कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ये S ना तो X को खींचेगी ना Y को खींचेगी, और यहाँ पर X और Y आपस में एक दूसरे को खींच रहे होंगे, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो X अट्रैक्ट बोथ S एंड Y। तो ओवरऑल ये जाएगा कि यहाँ पर इनके बीच में अट्रैक्शन है, इसके साथ तो हम ये बोलेंगे इसके साथ इसका फोर्स 0, इसके साथ फोर्स 0 है, तो जो X है वो दोनों को अट्रैक्ट करता हुआ बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ गया 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रखा है कि दो मेटेलिक स्फेयर है, एक पे पॉजिटिव चार्ज प्लस, एक पे +4q, और दोनों जो है उनका मास सेम है। तो देखो ये कितने एंगल पे होंगे तो वो डिपेंड करेगा इन पे फोर्स कैसा लग रहा है, दोनों पे नीचे mg बराबर ही है, मास सेम है। इधर जो फोर्स लगेगा वो k q1 q2/r², इस पे k q1 q2/r²। तो देखोगे तो इन पे फोर्स बराबर ही है, चार्ज अलग अलग होने की वजह से फोर्स नहीं बदला, फोर्स तो एक दूसरे पे लग रहा है, वो तो बराबर रहेगा, नीचे mg भी बराबर रहेगा, तो फोर्स बराबर है तो एंगल भी बराबर होगा। ये अगर अलग होते तो एंगल अलग होता, जिसका mg ज़्यादा होता वो नीचे ज़्यादा झुकता। तो पहली सिचुएशन सही है। फोर्थ सिचुएशन आती कब, बाकी तो नहीं आती, फोर्थ सिचुएशन आती कब, जब 4q का मास ज़्यादा होता, ठीक है। 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दो सिमिलर पॉइंट चार्ज है Q1 Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, इन पे जो फोर्स था वो आ गया k या 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब क्या किया, इनके बीच में एक t थिकनेस का स्लैब रख दिया। अब बोला हुआ है कि अब फोर्स कितना होगा या रेशियो कितना होगा। तो देखो अगर पूरा ही इस माध्यम का होता, इस मीडियम का होता, के वाले मीडियम का, एप्सिलॉन आर की जगह के लिखा हुआ है, पूरा ही होता तो इसका फोर्स होता 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। ये के वो के नहीं दे रखा है, 1/4πε0 वाला के नहीं है, ये डाइलेक्ट्रिक वाला के है। तो ये जो फोर्स है ये तो पहले वाला ही फोर्स है, तो इसको रिलेट ऐसे कर सकते हैं कि पहले वाले से रिलेट करना है तो यहाँ पर KR² दे रखा है, उसको नई लेंथ के बराबर मान लो कि इनके बीच के अगर बराबर होते
तो इनकी बीच की जो डिस्टेंस r होती वो इक्विवेलेंट होती इस लेंथ की, नई वाली लेंथ जो होती है वो इसके इक्विवेलेंट होती। ठीक है, तो अगर इनके बीच में r डिस्टेंस है, किसी मीडियम में रखे हुए हैं, तो फोर्स ये आता। इस r डिस्टेंस को हम ये मान सकते हैं कि अगर ये वैक्यूम में रखे होते तो ये जो डिस्टेंस है ये कुछ रूट के r के इक्विवेलेंट आ जाती, नई डिस्टेंस। तो अब यहाँ पे क्या बोल रखा है कि t थिकनेस बोल रखी है, तो t थिकनेस के हिसाब से लिख दो। तो t थिकनेस इक्विवेलेंट कितनी हो गई, रूट के t, और बाकी डिस्टेंस r थी, r में से इतनी हट गई, इतनी t हट गई, ये बाकी डिस्टेंस t के अलावा, और इतनी डिस्टेंस इसके अंदर जोड़नी है। बाकी डिस्टेंस है r माइनस टी, और ये डिस्टेंस इतने की इक्विवेलेंट हो गई क्योंकि यहाँ तो एयर है अभी भी। तो फोर्स हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r माइनस टी प्लस रूट के टी, ये फोर्स हो गया। अब रेशियो पूछा हुआ है तो इस फोर्स और इस फोर्स का रेशियो लेंगे तो ये बाकी वही लिखा हुआ है, तो 1/r टी प्लस एक r का रेशियो और आ जाएगा, तो r/r माइनस टी प्लस रूट के टी, ये आ जाएगा f डैश बाई f। बात समझ में आ गई क्या? गलती कर दी, स्क्वायर भी है, स्क्वायर भी है। तो इक्विवेलेंट लेंथ ऐसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। 12वें के बाद क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रखा है कि एक पॉजिटिव चार्ज बॉल है, उसको लटका दिया थ्रेड से, और यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज ले गए इसके पास Q0। टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स आया वो अपन ने देखा F/Q0, मतलब उससे ये निकाल लिया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो क्या बोलेंगे, इसके बराबर है, इससे कम है, इससे ज़्यादा है। तो देखो फिक्स होता तब कोई दिक्कत नहीं थी, फिक्स होता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता, लेकिन वो फिक्स नहीं है, धागे से लटका रखा है। तो जैसे इसके पास ले जाएंगे थोड़ा दूर ले जाएंगे, दूर हो जाएगा। तो एक्चुअल में यहाँ पे इस वाली सिचुएशन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता इसकी वजह से। लेकिन जैसे ही वो थ्रेड लाए, वो टेस्ट चार्ज लाए, छोटा है लेकिन थोड़ा बहुत फर्क पड़ा, अब ये डिस्टेंस बढ़ गई, ये डिस्टेंस बढ़ गई, तो इस पे जो फोर्स आ गया वो आ गया Q बाय r प्लस डेल्टा r का स्क्वायर, और फोर्स बाय जो टेस्ट चार्ज की वैल्यू आ गई वो आ गई Q बाय r प्लस डेल्टा r का स्क्वायर। अब ये वैल्यू बड़ी हो गई तो ओवरऑल वैल्यू छोटी हो गई, इससे तो छोटी हो गई, तो इसलिए बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वास्तव में वो F/Q0 से ज़्यादा है, वास्तविक इलेक्ट्रिक फील्ड। 15वां हो गया। 15 के बाद 17 के अंदर देखोगे तो दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आके टर्मिनेट हो रही है, खत्म हो रही है, ये दोनों के दोनों नेगेटिव चार्ज है। वैसे कोशिश यही करनी है कि इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ना बनाए, चार्ज से तो यूनिफॉर्म निकाले। 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रखा है कि दो हॉरिजॉन्टल प्लेट है, एक पे प्लस क्यू चार्ज है, एक पर माइनस क्यू चार्ज है, और इनका एरिया ए है। अब क्या किया कि एक चार्ज ऑयल ड्रॉप को इसके अंदर गिराया और वो इक्विलिब्रियम में है। एक्चुअल में ये मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं कि एक तरफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा लिखना था ना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिखो या सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट लिखो, Q के टर्म में तो यही आता है दोनों ही। तो इस शीट की वजह से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड Q/A एप्सिलॉन नॉट है। तो मिलिकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया होता है। फिर ऑयल को स्प्रे करते हैं, चार्ज ऑयल ड्रॉप्स को, तो वो क्या करती है, इसके अंदर गिरती है। फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप से, और ये देखते हैं कि अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है या रुकी हुई है, मतलब उन पे फोर्स 0 है। रुक गई या कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है, फोर्स 0 है। अब फोर्स कौन कौन सा है उन पे, एक mg है और एक QE है।
अब नीचे पॉजिटिव ले लो, ऊपर नेगेटिव ले लो, ऐसा कर लो, हमें इक्विलिब्रियम चाहिए ना। तो उस ड्रॉप पे ऊपर की ओर आ गया QE और नीचे की ओर आ गई है, तो उस पर चार्ज जो भी है इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर mg के, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है चार्ज जो है वो आ गया mg/e, इलेक्ट्रिक फील्ड। ट्वेल्व ड्रॉप पे चार्ज पूछा हुआ है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, Q/A/0, तो mg A/0/Q, तीसरा हो जाएगा। तो इसको मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 में प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंक दिया, छोड़ दिया, तो क्या होगा ये बताना है। तो जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का मास मैं mp ले लूं, अगर प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा वो चार्ज हम E बोल दें, तो जो न्यूट्रॉन होगा उसमें दो न्यूक्लियॉन्स हो गए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो दूसरे वाले का जो मास है इसका डबल है, लेकिन चार्ज तो उसके न्यूक्लियस का यही होगा ना E, क्योंकि चार्ज तो वही है ना प्रोटॉन का बराबर। फिर अल्फा पार्टिकल, हीलियम का न्यूक्लियस, तो अल्फा पार्टिकल का मास हो गया हीलियम, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो 4 प्रोटॉन के लगभग चार्ज हो गया 2 प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन पे चार्ज होता नहीं, तो ये हो गया इन पे। तो फोर्स आएगा QE/m करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। अब सबका एक्सेलरेशन पूछा हुआ है, तो एक्सेलरेशन Q इस पे ये लिख देता हूँ E/mp, इसका एक्सेलरेशन लिखेंगे E/2mp, इसका एक्सेलरेशन लिखेंगे 2E/4mp। तो ये दोनों बराबर है, ये ज़्यादा है, तो प्रोटॉन का एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा, बाकी दोनों का बराबर, चौथा हो जाएगा। 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रखा है कि 3 चार्ज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखे हुए हैं, तो इसके सेंटर पे क्या होगा। तो 2q चार्ज यहाँ पर है, -q यहाँ पर है, सेंटर पे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, चार्ज से दूर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की तरफ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, जीरो नहीं है। पोटेंशियल देखेंगे तो पोटेंशियल स्केलर है, इसकी वजह से कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल आया, लेकिन इसकी वजह से नेगेटिव, इसकी वजह से भी नेगेटिव, KQ/Q, KQ/R, KQ/R। अब जितनी डिस्टेंस इसकी है उतनी इनकी भी है, तो नेगेटिव जुड़ के डबल हो गया, और उतना डबल इसकी वजह से भी है, कैंसिल हो जाएगा, तो पोटेंशियल जीरो है सेंटर पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रखा है कि अर्थ जो है उस पर जो चार्ज है एक इकाई सरफेस पे, यूनिट सरफेस पे, वो 1 इलेक्ट्रॉन मान लो, तो इसकी सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा वो बताना है। तो एक स्फेयर हो गया, स्फेयर पे चार्ज पता है, तो सरफेस पे पोटेंशियल होता है KQ/R, और चार्ज डेंसिटी दे दी हो तो Q 4πε0r है, R से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 4πr²Q, ये हो गया सिग्मा R/ε0। अब सिग्मा बोल रखा है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम पर मीटर स्क्वायर, और रेडियस है 6400 किलोमीटर, -+3, ε0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12, यहाँ से वैल्यू आएगी। तो 3, 4, 5 और एक 6, 0 यहाँ से ले लो, 19 में से 6 गया तो -13 रह जाएगा, -12 यहाँ से भेज दो तो -1 रह जाएगा, तो 1.6 × 6.4 डिवाइड बाई 8.85 × 10⁻⁻1। अब ये वैल्यू अगर हम लगभग बराबर सी बोल दे तो 0.1 के आसपास ये आंसर आना चाहिए। तो 0.1 के आसपास फर्स्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज है, सॉरी इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। 22 में बोल रखा है पोटेंशियल बता रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हुआ है 1,0,2 पे। पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक ही वेरिएबल है तो dV/dx करके नेगेटिव लगा दो, एक ही वेरिएबल है x,
तो ये पोटेंशियल आ गया, डिफरेंशिएट किया 4/8x आ गया माइनस का, सही है ना, 4x² का। अब किस पॉइंट पर पूछा है, x = 1, बाकी कुछ भी हो, तो ये आ गया यार, किधर आएगा, केवल I में आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड -8I कैप, x में नेगेटिव में, ठीक है, तो पहला हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रखा है कि इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट है, सरफेस पे चार्ज बता रखा है और इससे कितनी डिस्टेंस पर इक्विपोटेंशियल सरफेस 50 वोल्ट वाली होगी। कितने डिस्टेंस पर, एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर 50 वोल्ट का डिफरेंस आएगा। तो शीट की वजह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, पोटेंशियल नहीं लिखते, और उसकी वैल्यू होती है E/d, और ये बता रखा है 50 का। ई इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंडक्टिंग है तो सिग्मा, ये लिखा सिग्मा बाई 2ε0, नॉन कंडक्टिंग है ना, और कितनी डिफरेंस पे आएगा वो डी चाहिए, तो 6 से इन पे कैंसिल कर दो, -6 ये रह गया। फिर इसको इधर ले गए, 50 × 2 तो 100 हो गया, 8.85 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 0.1 डी। 3 0 और कैंसिल कर दो तो 8.85 10⁻³ हो जाएगा ना, मिलीमीटर, ये डी की वैल्यू हो जाएगी। तो 8.85 मिलीमीटर फर्स्ट हो जाएगा 25। 27 में पोटेंशियल का ग्राफ दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड R = 5 पे दे रखा है, पूछा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है -dV/dr। dV/dr का मतलब स्लोप हो गया, तो उस 5 पर स्लोप कितना है वो देखना है, ये है, तो 5 पे स्लोप निकालो या इतनी डिस्टेंस पे निकालो, बात बराबर ही है। स्लोप हो जाएगा हाइट, ये हाइट है 5 की, ये डिस्टेंस है 4 से 6 2 की, तो यहाँ पे स्लोप हो गया tan θ हाइट बाई बेस, ये स्लोप खुद नेगेटिव है, उसके आगे एक और नेगेटिव लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो 2.5 यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी प्लस का, ठीक है, पहला हो जाएगा। 28 दो मेटेलिक स्फेयर है, रेडियस r और r, Q1 Q2 चार्ज दे रखा है, तो r डिस्टेंस इनके बीच में, r डिस्टेंस पर पूछा हुआ है। तो इसके लिए तो वो बाहर वाला पॉइंट हो गया, तो पोटेंशियल हो गया कि Q1/r बाहर वाले पॉइंट पर, इसकी वजह से अंदर वाले पॉइंट पर, तो अंदर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल उतना ही होता है जितना इसकी सरफेस पे होता है। इसकी वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो पोटेंशियल सरफेस के बराबर ही आएगा, तो ये ओवरऑल पोटेंशियल आ जाएगा। के कॉमन ले लोगे तो बाकी वैल्यू पूछी हुई है, तो बाकी वैल्यू कौन सी आ गई, r कहाँ है, Q1 R1 ज़्यादा है, सॉरी R1 ज़्यादा है, ये Q2 है, ये Q1 ये है, उल्टा लिख दिया, तो Q2 की वजह से दिया आएगा, Q1 की वजह से R1 आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। 28 के बाद 29 में कुछ पॉइंट दे रखे हैं, पूछा हुआ है सबसे कम पोटेंशियल कहाँ पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल कम होता है, तो सबसे कम पोटेंशियल जो आएगा वो ए पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रखा है कि अंदर वाले को अगर ग्राउंड कर दें तो अंदर वाली सरफेस पे चार्ज कितना आएगा, तो ग्राउंड करने का मतलब अंदर वाले पे पोटेंशियल 0, तो ऐसा ही है। अब पोटेंशियल कहाँ पूछा है, इसकी सरफेस पे पूछा है, इस पे चार्ज ले लो Q', इसकी चार्ज दे रखा है Q, तो यहाँ पे खुद की वजह से पोटेंशियल हो गया KQ बाई रेडियस R1। बाहर वाले की वजह से पोटेंशियल अंदर कितना होता है, जितना सरफेस पे होता है खुद की, R2।
और ये 0, तो यहाँ से क्यू डैश की वैल्यू आ गई Q/R2 इंटू R1 का नेगेटिव, थर्ड हो जाएगा। 32 के बाद 37 में बोल रखा है कि एक चार्ज को एक सर्किल में घुमा रहे हैं क्यू डैश चार्ज के सेंटर के, इस तरह से घुमाएंगे तो यहां से यहां तक कहीं पे भी जाओ ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, पॉइंट चार्ज की वजह से तो यही है। तो सम विभव प्लस इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कहीं पे भी ले जाओ कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो कोई एनर्जी में चेंज नहीं हुआ, एनर्जी में चेंज नहीं हुआ तो बाहर से कोई काम नहीं करना पड़ा, ना इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क हुआ। ठीक है, तो सर्कल में घुमाने पर वर्क नहीं आया। 37 के बाद 38 में बोल रखा है कि पॉजिटिव चार्ज को P से A ले जाने पर WA वर्क हो रहा है और P से B ले जाने पर WB। तो देखो ये चार्ज पहले जहां पे है उस पॉइंट पर पोटेंशियल VP बोल दो, तो VP माइनस VA, ये पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज करेंगे, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, नेगेटिव रखो इसको A, फाइनल माइनस इनिशियल। अब ऐसे ही B के लिए होगा, लेकिन देखोगे तो उस चार्ज से बराबर डिस्टेंस पर है, बीच वाले Q चार्ज से ये दोनों बराबर डिस्टेंस पर है, तो जो पोटेंशियल यहाँ पे वही पोटेंशियल यहाँ पर है, तो ये दोनों तो वैल्यू वाइज बराबर, ये स्केलर क्वांटिटी होती है ना पोटेंशियल, तो ये दोनों बराबर है तो वर्क बराबर ही करना पड़ेगा पहले और दूसरे में। 39 में बोल रखा है कि एक सो बबल की रेडियस R है और इक्विलिब्रियम में है, तो ये बताना है कि सरफेस टेंशन कितना है। तो सो बबल पे अगर चार्ज है तो अंदर से बाहर की ओर प्रेशर लग रहा है, ठीक है, वो कितना σ²/2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसके खुद के चार्ज की वजह से जो प्रेशर लग रहा है बाहर की ओर, एक्स्ट्रा प्रेशर बोल दो, वो σ²/2 एप्सिलॉन नॉट। अब इस एक्स्ट्रा प्रेशर को सरफेस टेंशन वाला जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो बैलेंस कर रहा है। अब सरफेस टेंशन का एक्स्ट्रा प्रेशर कितना होता है 2T बाई, सो बबल है 4T/R होता है, तो सो बबल में 4T/R सरफेस टेंशन की वजह से प्रेशर आता है। तो पूछा क्या है, उसकी सरफेस का पोटेंशियल कितना है, ठीक है। तो यहां से सरफेस का पोटेंशियल क्या लिखेंगे, KQ बाय रेडियस, ठीक है, और इंटू R ऊपर R कर दोगे तो ये हो जाएगा सिग्मा, तो सिग्मा R/ε0 ये पोटेंशियल होता है। सिग्मा की वैल्यू यहां से लिख दो, तो सिग्मा की वैल्यू लिखें 4T 8T एप्सिलॉन नॉट बाय R का रूट इंटू R/ε0। R और एप्सिलॉन नॉट को अंदर ले जाएंगे तो 8T नीचे एप्सिलॉन नॉट ऊपर R, ये पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। 39 के बाद 43 में इलेक्ट्रॉन का मास m रेस से स्टार्ट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस V से, तो अंतिम वेलोसिटी कितनी होगी। तो एक रेस वाले पोजीशन से स्टार्ट हुआ, दूसरी पोजीशन तक गया, तो यहाँ से यहाँ तक जो भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ वो बोलेंगे चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, और जो भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ या डिक्रीमेंट हुआ वो काइनेटिक एनर्जी में जाएगा, हाफ mv²। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आ जाएगी 2kQV/m का रूट। चार्ज इलेक्ट्रॉन का E होगा तो E यहाँ पे लिख देंगे, नेगेटिव इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हमने इस पे भी साइन नहीं लगाया, फाइनल माइनस इनिशियल ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो इतनी एनर्जी बढ़ जाएगी उसकी, इतनी वेलोसिटी उसकी आ जाएगी 2eV/m, तो हो जाएगा थर्ड। 44 कि दो चार्ज है Q और Q, उनके बीच में कैपिटल Q चार्ज रख दिया, तो इक्विलिब्रियम में है, तो उसके लिए Q की वैल्यू कितनी है, स्मॉल q की वैल्यू। तो Q और Q चार्ज है, बीच में एक Q चार्ज रख दिया और सब इक्विलिब्रियम में, ये तो रहेगा ही क्योंकि इन दोनों की वजह से बीच वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और वहां रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 वाले पे रखेंगे तो फोर्स वैसे नहीं आना था, तो इनकी वजह से इस पर तो फोर्स नहीं देखना, वो तो पहले से पता है। अब किसी एक पर देख लो, इसकी वजह से फोर्स आएगा कि Q1 Q2/R²। अब इसकी वजह से क्या हो, अपोजिट हो और बराबर हो, अपोजिट होने का मतलब ये नेगेटिव हो, बराबर और हो तो Q1 Q2 ये डिस्टेंस आधी है, R²/2 का R/2 का स्क्वायर किया, 4 ऊपर आ जाएगा, KQ कैंसिल हो जाएगा, R² कैंसिल हो जाएगा, तो Q की वैल्यू, स्मॉल q की वैल्यू आ गई 4Q।
विथ साइन देखेंगे तो वो नेगेटिव होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए एक दूसरे का। तो विथ साइन ये वैल्यू होगी, तो क्यू की वैल्यू है, एक मिनट, बीच में ये कैपिटल क्यू है, उल्टा लिख दिया पढ़ना, ये कैपिटल क्यू और ये स्मॉल क्यू, इसकी वैल्यू पूछी, तो ये कैपिटल क्यू स्क्वायर, तो स्मॉल क्यू की वैल्यू आएगी कैपिटल क्यू बाई 4 का नेगेटिव। 44 के बाद 45 में डायपोल मूवमेंट दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैक्सिमम टॉर्क पूछा हुआ है। तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क की वैल्यू होती है डायपोल पर P क्रॉस E, और टॉर्क मैक्सिमम की वैल्यू PE साइन थीटा से PE के बराबर आ जाएगी। तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, P और E को, वैल्यू आ जाएगी। 45 के बाद 47 में बोल रखा है कि यहाँ पर कुछ चार्ज अंदर है कुछ बाहर है, तो एस सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा वो टोटल फ्लक्स कितना होगा, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, मतलब Q3 प्लस Q4 बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा E डॉट डी ए। लेकिन E किसकी वजह से लिखना है, सभी की वजह से, ये चीज ध्यान है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सभी की वजह से लिखते हैं, तो नेट तो क्या पूछा हुआ है, टोटल फ्लक्स, तो जो Q3 और Q4 की वजह से फ्लक्स आएगा उसी के बराबर होगा, तो कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, सही है ना, केवल Q इनसाइड के बराबर आता है, उस पर डिपेंड करता है। 47 के बाद 49 में बोल रखा है कि ये tan अल्फा इतना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, कितना, थीटा प्लस अल्फा पे, यही है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थीटा प्लस अल्फा के बराबर है। 50 में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, तो 90 डिग्री घुमाने पर कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क कितना करना पड़ेगा, बाहर वाले को पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर। तो शुरुआत में जब 0 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी है माइनस PE cos 0, और जब 90 पे चला जाएगा तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 0, क्योंकि 90 पे 0 लेते हैं ना, रेफरेंस लेते हैं 90 पे, तो 0 फाइनल, इनिशियल माइनस PE, तो वर्क करना पड़ेगा PE के बराबर एक्सटर्नल रोटेट करवाने के लिए। 50 के बाद 52 में बोल रखा है कि दो इक्वल चार्ज है, अपोजिट भी है, और एक्स डिस्टेंस पर दोनों से पोटेंशियल किस तरह से वेरी होगा, एक्स डिस्टेंस पर। तो ये एक तरह से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो एक्स डिस्टेंस पर पोटेंशियल एक तरह से डायपोल वाला पोटेंशियल हो गया। तो डायपोल की वजह से पोटेंशियल होता है KP cos थीटा बाई R स्क्वायर। डिस्टेंस पे पूछा हुआ कैसे डिपेंड करेगा, तो R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और बता क्या क्या रखा है, Q और X दे रखा है, तो किस पे डिपेंड किया, P पे, मतलब Q और X के मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड किया, तो थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद 52 के बाद 54 में बोल रखा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है, मतलब कुल मिला के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बोला हुआ है। तो उसमें जो A है एरिया, D इनके बीच में डिफरेंस है, डिस्टेंस है, तो इसके अंदर जो है वो एनर्जी कितनी है वो बतानी है। तो यूनिफॉर्म किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी जो स्टोर होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर बोलते हैं यूनिट वॉल्यूम में। अब प्लेट है, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इसको तो ऐसे रखो, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर कांस्टेंट। तो जब टोटल निकालना है तो ये इंटीग्रेट करना है, dV आ जाएगा टोटल वॉल्यूम, और उसके बीच का जो वॉल्यूम आ गया, ये तो एरिया, D डिस्टेंस पर है, तो ये वॉल्यूम ही लेना है A इंटू डी, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू डी, ये इतनी एनर्जी इसकी प्लेटों के बीच में आ जाएगी। 55, अगर इलेक्ट्रिक डायपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर फोर्स भी आ सकता है, टॉर्क भी आ सकता है, तो दोनों पॉसिबल है उस पर, ठीक है। तो स्टेज 1 कंप्लीट होती है, नेक्स्ट में आगे वाली स्टेज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।